स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। पिछली वीडियो में क्लोज नंबर 2 से लेके क्लोज नंबर 25 तक के क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। लगभग 70 के करीब क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम नेक्स्ट करने शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगी। नाम है इसका क्वेश्चन ओशियन बुक। अगर आपने क्वेश्चन ओशियन बुक ले रखी है तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इन वीडियोस में और भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। और बुक अगर आपने ले रखी है तो पीडीएफ फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक मिल जाएगी, इसमें भी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। पीएसए सिलेबस की बुक मिल जाएगी, पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी, ये भी फुली सोल्ड रहेंगे। या फिर आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बुक्स के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमने 70 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम आगे करने शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 70 तक कर लिए थे। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि आपके पास अगर कोइन आता है कहीं पे शब्द तो उसका अर्थ क्या नहीं होगा, उसमें क्या शामिल नहीं होगा। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। मुद्रा विभागों और टकसालों की ओर से भेजे गए नकली सिक्कों की कांटे। बाकी अगर कोइन कहीं पे भी वर्ड आता है तो उसका मतलब उसमें रुपए वाले सिक्के हो सकते हैं, उसमें सोने के सिक्के शामिल हो सकते हैं, लेकिन कट काउंटरफीट कॉइन्स जिन्हें करेंसी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर रिमिट किया जाता है उनको कॉइन वर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार की डाक वस्तुओं का वितरण किया जा सकता है। क्लोज नंबर 55 में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स कौन से होंगे? पत्र डाक के आर्टिकल्स होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था, ये रिवीजन होता है और हमने कोशिश की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने की, और इस तरह से कोशिश की है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए वो इन क्वेश्चंस में से ही आपको देखने को मिले। तो आपने इसको रिवीजन की तरह भी लेना है और जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे अच्छे से उनको याद कर लेना है, अच्छे से उनको समझ लेना है। और रिवीजन की तरह इसको आपने करना है तो आप क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को रोक सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो आप अपना आंसर भी सोच सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर के साथ टैली कर सकते हैं। तो आपको आपकी कमज़ोरियों का पता चलता है, कौन से टॉपिक में और मेहनत करने की आवश्यकता है उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो 71 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी वो आ जाएगी ए। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए हुए, ठीक है, अपंजीकृत लेखों का वितरण किया जा सकता है। हिंदी में बी ऑप्शन करेक्ट होगी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, यानी कि पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख। 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अगर पोस्ट बॉक्स के माध्यम से पूछा जाए कौन से आर्टिकल्स का वितरण होगा, कौन से आ जाएंगे? पहली बात वो पत्र डाक के होने चाहिए, लेटर पोस्ट के होने चाहिए। पार्सल पोस्ट के आर्टिकल्स कभी भी लेटर बॉक्स के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि पंजीकरण उनका ना किया गया हो। तीसरी बात वो प्रीपेड होने चाहिए, पूरी तरह से डाक शुल्क का उनके ऊपर भुगतान किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह के डाक लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्लोज 17 व्हाट डज एक्सप्रेशन ज्वेलरी मीन्स। खंड 17 के अनुसार अभिव्यक्ति आभूषण का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? तो इसमें व्हाट इज द केसेस ऑफ बीच आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। वे घड़ियाँ जिनके खोल खोल क्या होते हैं? ऊपरे वाला हिस्सा पूरी तरह से सोने, चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। वो किस में आ जाएंगे? आभूषण में आ जाएंगे। बाचीज दी केसेस ऑफ विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। वे घड़ियाँ जिनके
खोल मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। या तो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम से जो खोल घड़ियों के होंगे उनको आभूषण में गिना जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड टू पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। केवल पत्र के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग किसकी पोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? एक आपके पास लेटर बॉक्स होते हैं, दूसरे होते हैं पोस्ट बॉक्स। दोनों में फ़र्क है। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है, लेटर बॉक्स के माध्यम से आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है। अब एक ऐसा लेटर बॉक्स जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिसके ऊपर फॉर लेटर्स ओनली मार्क किया हुआ है, इस तरह के लेटर बॉक्स में आप किस तरह की डाक वस्तुओं को पोस्ट कर सकते हैं? तो इसमें आप लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को पोस्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Special letter boxes provided in cities for posting of airmail articles or QMS articles are used to post which of the following? हवाई डाक लेख या QMS लेखों को, QMS क्या हो जाएंगे? क्विक मेल सर्विस वाले जो लेख होते हैं, इनकी पोस्टिंग के लिए शहरों में उपलब्ध कराए गए विशेष लेटर बॉक्स का उपयोग किसकी पोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। तो ऐसे लेटर बॉक्सेस जो विशेष आपको शहरों में, सिटीज़ में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो इनमें आपने किस तरह के आर्टिकल्स को पोस्ट करना है? केवल एयरमेल या QMS लेखों के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि ऐसे आपके लेटर बॉक्स जो किसके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं? हवाई डाक लेख या QMS आर्टिकल्स की पोस्टिंग के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इनमें या तो आप हवाई डाक लेख या QMS आर्टिकल्स को ही पोस्ट करेंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया 73rd कि अगर फॉर लेटर्स ओनली लिखा हुआ है तो उसमें आप लेटर भी डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड भी डाल सकते हैं। लेकिन आपके ये जो QMS या एयरमेल आर्टिकल वाले लेटर बॉक्स होंगे, इनमें केवल यही आर्टिकल्स डाले जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If other articles posted in special letter boxes for which they cannot use to posting of such articles, then यदि अन्य लेख विशेष लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं जिनको ऐसे लेखों को पोस्ट करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। विल बी लाइएबल टू डिटेंशन। इस तरह की डाक वस्तुएं हिरासत के लिए उत्तरदायी होंगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए एक आपका लेटर बॉक्स है, उसके ऊपर मार्क किया हुआ है फॉर लेटर्स ओनली, लेकिन आप उसमें क्या डाल देते हैं? पार्सल डाल देते हैं, या जैसे मान लीजिए लेटर पोस्ट कार्ड ही डाल सकते हैं, आपने इनलैंड लेटर कार्ड डाल दिया, तो उस इनलैंड लेटर कार्ड को क्या कर लिया जाएगा? हिरासत में ले लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नोट यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स देन व्हाट विल हैपन। यदि न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन ये अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। जब भी आपने किसी डाक वस्तु के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना है, पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए आपने कम से कम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग करना है। कैसे करना है? आपने उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकट लगाने हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए 20 रुपये पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे? 5-5 रुपये या 10-10 रुपये के 2 टिकट लगाएं या 5-5 रुपये के 4 डाक टिकट लगाएं, ना कि आप 1-1 रुपये के 20 डाक टिकट उसके ऊपर लगाएं। तो उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकटों का उपयोग आपने करना है। तो ये यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपने न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग करना है, लेकिन अगर आप ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो इससे एक तो पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ेगा, दूसरी बात वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर और प्रिंट चार्जेस की बर्बादी होगी, क्योंकि आप जहाँ पे 4 डाक टिकट लगाने थे वहाँ पे आपने 20 डाक टिकट लगा दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा। ये दोनों ही होगा अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ नहीं करते हैं। Posting in special letter boxes explains in which clause of post office guide part 1। विशेष लेटर बॉक्स में पोस्टिंग को पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस क्लोज में समझाया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा क्लोज नंबर 19 में।
पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कम्स अंडर विच क्लोज, सिक्कों की पोस्टिंग किस धारा के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। क्लोज नंबर जरूर याद करने हैं। कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स ऐसे थे जिनमें 4 4 5 5 क्लोज नंबर पूछे हुए थे, तो आपने ये जरूर अच्छे से याद करने हैं। बिजनेस आवर्स आर एक्सप्लेन्ड इन विच क्लोज, व्यवसायिक घंटों को किस खंड में समझाया गया है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लोज नंबर 5 में बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में जो काम किया जाता है उस काम को करने का क्या क्या समय रहेगा, और उसी के अनुसार हेड ऑफ सर्कल किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को निर्धारित करता है। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज for seal outside unregistered letters and packets except when such seals are necessary for the protection of the articles to which they are applied। जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए किसका उपयोग ना करें, सिवाय इसके कि जब ऐसी सील उन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जिन पर वे लगाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। तो जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी अपंजीकृत पत्र या पैकेट को सील करेंगे तो बाहर सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग आप नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक इस तरह की सील उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। Which of the following articles can be sent by the inland post only after insurance? निम्नलिखित में से कौन सा सामान बीमा कराने के बाद ही अंतर्देशीय डाक से भेजा जा सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा सामान है जिसको यदि आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उस आर्टिकल के लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। तो इसमें कोइन भी आते हैं, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, करेंसी और बैंक नोट्स। ये सभी ऐसी डाक वस्तुएं हैं, ये सभी ऐसा सामान है जिसको अगर आप डाक के माध्यम से भेजेंगे तो आपको उस डाक वस्तु की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। 81 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि उपरोक्त सभी, अगर इनमें से आप कोई भी सामान डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी। But is the risk of sending articles of value in unregistered letter or unregistered parcel? अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्यवान लेख भेजने का जोखिम क्या है? यानी कि अगर आप कोई भी मूल्यवान सामान भेजना चाहते हैं तो अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड लेटर, अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में भेजते हैं तो इससे क्या होगा? सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, क्योंकि इस तरह की डाक वस्तुओं का जो अनरजिस्टर्ड होती हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई स्पेशल उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इससे क्या होगा? प्रेषक अपनी संपत्ति खो सकता है। दूसरी बात, इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पासिस, ये हर एक उस व्यक्ति के प्रलोभन को उजागर करेगा जिसके हाथों से लेख गुजरेगा। यानी कि जिस भी व्यक्ति के हाथों से, जिस भी पोस्टल एम्प्लॉय के हाथों से लेख गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कीमती सामान है। अब उस आर्टिकल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उसके बारे में पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ट्रैक नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? उसमें से सामान को निकाला जा सकता है, वो आर्टिकल गायब किया जा सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा? वो अपनी मूल्यवान संपत्ति को खो सकता है। तो 82 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। वेयर दी स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल, किसी भी डाक लेख के ऊपर डाक टिकट जो है वो कहाँ पर लगाए जाने चाहिए? तो कहाँ पर लगाए जाते हैं? मान लीजिए आपके पास एक ये आर्टिकल है तो डाक टिकट इस कोने में लगाए जाएंगे। कौन सा कोना है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर है। करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। स्टैम्प्स अदर देन पोस्टल स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन दी पोस्टल आर्टिकल शुड बी, डाक वस्तु पर चिपकाए गए डाक टिकटों के अलावा अन्य डाक टिकटों को क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, इनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। 84 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। While prepaying postage charges, public are advised to use, डाक शुल्क का पूरा भुगतान करते समय जनता को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है?
85 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी आप किसी डाक वस्तु के ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करते हैं तो आपको क्या सलाह दी जाती है? न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग करें। कैसे डाक टिकट होने चाहिए? उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकट होने चाहिए। इनके मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ अप्रोप्रिएट हाई डिनोमिनेशंस, कि एक डाक वस्तु के ऊपर अगर 10 रुपए के डाक टिकट लगाने हैं तो 5-5 रुपए के 2 डाक टिकट या 10 रुपए का एक डाक टिकट लगाएं, ना कि 1-1 रुपए के 10 डाक टिकट लगाएं। नहीं तो क्या होगा इससे? एक तो आपका वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर बर्बाद होगा, प्रिंटिंग चार्जेस लगेंगे, ऊपर से पोस्ट ऑफिस का टाइम वेस्ट होगा, यानी कि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उनका समय बर्बाद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के कम डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जर्नल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स आर डिफाइंड इन विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग के सामान्य नियम, डाक टिकट लगाने का तरीका पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस खंड में परिभाषित किया गया है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। रूल नंबर 15 से लेके 25 तक बताया गया है कि पैकिंग के लिए क्या रूल्स रहते हैं, सीलिंग के लिए या पोस्टिंग के लिए क्या रूल्स रहेंगे, या फिर डाक टिकट लगाने का तरीका क्या है। Who directly controls the working of all post offices under a division? एक मंडल के अंतर्गत सभी डाकघरों के कामकाज को सीधे कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर 87 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि डिवीज़न के अंडर जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका अधिकारी आप कह सकते हैं जो हेड रहता है वो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ही होता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDG, तो इसके बारे में आगे एब्रीविएशंस हम करेंगे। MDG जो है ये क्या होता है? मुख्य डाकघर होता है। 88 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी और ये सब ऑफिस का प्रकार है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDSO, EDSO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? 89 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSG, HSG का पूर्ण रूप क्या है? तो 90th की सही ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगी। हायर सिलेक्शन ग्रेड। वट विच एब्रीविएशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिंगल हैंडेड सब ऑफिसेज, सिंगल हैंडेड उप कार्यालयों का वर्णन करने के लिए किस संक्षिप्त अक्षर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। SO के आगे 3 इस तरह से लगे होंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSSK, SSK का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पंचायत संचार सेवा केंद्र। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज कैन बुक इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स, चल डाकघर बीमाकृत और VP लेख बुक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 93 का क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपने इसमें याद भी रखना है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो इंश्योर्ड पार्सल्स को बुक कर सकते हैं। क्या फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है, इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स को ये बुक नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज इंश्योर्ड पार्सल्स को, क्योंकि इंश्योर्ड आर्टिकल्स में सभी प्रकार के लेख आ जाते हैं, अब ये इंश्योर्ड पार्सल्स को बुक कर सकते हैं। बाकी VP आर्टिकल्स और अन्य जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स होंगे उनकी बुकिंग ये नहीं करेंगे। ऑल वर्क एट दी पोस्ट ऑफिस काउंटर्स इज, डाकघर काउंटरों पर सभी कार्य होते हैं। 94 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑल वर्क विल बी स्टॉप्ड प्रिसाइसली एट द लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड, सारा काम बिल्कुल तय किए गए नवीनतम घंटों पर बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो भी समय निर्धारित क्या होता है वो समय जैसे ही होगा उस समय वो काम बंद कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following arrangements have been made in most stationary RMS offices? अधिकांश स्थिर RMS कार्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था की गई है? 95 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? तो इसमें कौन कौन सी व्यवस्था है? सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री की जाती है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र मेल के पंजीकृत लेखों की बुकिंग की जाती है। तो 95 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेकंड एंड थर्ड ओनली।
Generally, all RMS offices sells stamps and postal stationery and grant certificate of posting and book registered articles on payment of usual late fees during specified hours on Sunday and post office holidays. आमतौर पर सभी आरएमएस कार्यालय रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दौरान निर्दिष्ट घंटों के दौरान सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर टिकट और डाक स्टेशनरी बेचते हैं और पोस्टिंग प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं और पंजीकृत लेख भी बुक करते हैं। ठीक है, जितने भी आरएमएस ऑफिसेज हैं वो क्या करते हैं, स्टैम्प्स और पोस्टल स्टेशनरी बेचते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग अब बंद हो चुका है, इसको भी ग्रांट करते हैं। अभी याद कर लेना है क्योंकि पोस्ट ऑफिस पीछे चलता है, एग्जाम में जो चीज़ें बंद हो चुकी हैं वो भी पूछी जाती हैं। और फिर उसके बाद बोला है लेट फीस के भुगतान पर पंजीकृत लेखों की बुकिंग भी करते हैं कुछ स्पेसिफाइड आवर्स के दौरान, संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को। क्या यह करेक्ट है? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। For which of the following articles will be the endeavor of the post office to forward by the earliest possible and effect delivery as expeditiously as possible? निम्नलिखित में से किस लेख के लिए डाकघर का प्रयास यथाशीघ्र अग्रेषित करना और यथाशीघ्र वितरण करना होगा? 97 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर ऑल फुली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल्स, जितनी भी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस का भुगतान पूरी तरह से किया होगा, उन डाक वस्तुओं के लिए डाकघर का ये प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उनको अग्रेषित किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उनका वितरण किया जाए। पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस इज नॉर्मली टू बी डन बाय द मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द। डाक शुल्क का भुगतान आमतौर पर किसके अधिकार के तहत भारतीय डाकघर द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डाक टिकट जो होते हैं उनको किसके द्वारा जारी किया जाता है? पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन किसके अधिकार के तहत? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार के तहत। If the postage charges required on embossed postal stationery is more than the value of the stamps printed on the article, then the difference can be made good by the। यदि उभरी हुई डाक स्टेशनरी पर आवश्यक डाक शुल्क वस्तु पर मुद्रित टिकटों के मूल्य से अधिक है तो अंतर को कैसे पूरा किया जा सकता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द रिक्वेसाइट वैल्यू, अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर। तो उभरी हुई डाक स्टेशनरी क्या हो जाएगी? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जो एनवल्प होते हैं वो देखे होंगे जो 5 रुपये में मिलते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ से पहले ही एक डाक टिकट प्रिंट होती है बीच में ही 5 रुपये जिसकी वैल्यू होती है। अब मान लीजिए आपने एक लेटर पोस्ट करना है और पोस्ट ऑफिस से आपने 5 रुपये का एनवल्प खरीदा, लेकिन उसके ऊपर जो चार्जेस बन गए वो बन गए 20 रुपये। अब आपने इस डिफरेंस को कैसे पूरा करना है कि 5 रुपये की डाक टिकट तो उसके ऊपर पहले से उभरी हुई है, चार्जेस आपको 20 रुपये देने हैं, तो आप अतिरिक्त डाक टिकट लगा सकते हैं 15 रुपये के इसके ऊपर। यही आपके पास एक रास्ता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and HSG post offices to firms or other business establishments who post not less than articles at a time in respect of letters enclosed covers। नकद में डाक शुल्क के पूरे भुगतान की सुविधा चयनित राजपत्रित और HSG हायर सिलेक्शन ग्रेड डाकघरों में उन फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी उपलब्ध है जो बंद लिफाफे में पत्रों के संबंध में एक समय में कम से कम कितने लेखों को पोस्ट करते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, कम से कम 500 आर्टिकल्स को एक बार में अगर वो पोस्ट करते हैं। The use of a postage stamps for the payment of postage charges or postal fees with intent to cause loss to the central government
which has already been used for that or any other purpose is a offense under the। केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से डाक शुल्क के भुगतान के लिए ऐसे डाक टिकट का उपयोग करना जिसका उपयोग पहले से ही उस या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा चुका हो, किसके तहत अपराध माना जाएगा। मान लीजिए आप एक डाक वस्तु पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर एक डाक टिकट लगाकर भेज देते हैं। अब क्या हुआ, प्राप्तकर्ता ने जो आपके द्वारा लगाई गई डाक टिकट थी उसको बाहर से निकाला, फिर उसको दोबारा से उसने यूज़ कर लिया, तो ये क्या है, एक अपराध मानना जाएगा कि आप उस डाक टिकट को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते जो पहले से ही किसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा चुकी है। तो ये भारतीय दंड संहिता के तहत अंडर इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध माना जाएगा। Which of the following articles can be posted in post boxes? निम्नलिखित में से कौन सा लेख पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स में फ़र्क होता है। पोस्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है लेटर्स को या अन्य आर्टिकल्स को पोस्ट वितरित करने के लिए, लेटर बॉक्स का यूज़ करते हैं पोस्ट करने के लिए। तो पोस्ट बॉक्स में आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। QMS आर्टिकल्स शुड वेयर फुल पिन कोड बिलो द नेम ऑफ दी। QMS लेखों में किसके नाम के नीचे पूरा पिन कोड होना चाहिए। 103 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। टाउन ऑफ डेस्टिनेशन गंतव्य के शहर के नीचे पूरा पिन कोड होना चाहिए। The articles intended for registration or insurance or sent to be as value payable must be presented at the post office at least how much time before the time fixed for the closing of any particular mail। पंजीकरण या बीमा के लिए इच्छित या देय मूल्य के रूप में भेजी जाने वाली वस्तुओं को किसी विशेष मेल के बंद होने के लिए निर्धारित समय से कम कितने समय पहले डाकघर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, कम से कम आधा घंटा पहले वहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी आर्टिकल को एज ए वैल्यू पेबल आर्टिकल भेजना या आप चाहते हैं इंश्योरेंस करवाना, तो अगर इंश्योर्ड आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए या उसको डिस्पैच करने के लिए जो भी पोस्ट ऑफिस में बीमित लेख हैं उनको पोस्ट करने का जो समय है वो है 3 बजे कि 3 बजे वो बीमित लेख भेज दिए जाएंगे पोस्ट ऑफिस से। तो आपको वो इंश्योर्ड आर्टिकल कम से कम आधा घंटा पहले यानी कि 2:30 बजे डाकघर में प्रस्तुत करना होगा या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा। एयरमेल आर्टिकल्स वेयरिंग हाई वैल्यू एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प्स may be presented at the counter of the post office or mail office for the stamps to be defaced in the presence of the। उच्च मूल्य के चिपकने वाले डाक टिकटों वाले एयरमेल लेखों को डाकघरों या मेल कार्यालयों के काउंटरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि टिकटों को किसकी उपस्थिति में विरूपित किया जाए। अब ऑब्वियसली है, अगर आपके पास कोई भी एयरमेल आर्टिकल है, हवाई डाक वस्तु है, तो उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। पोस्टेज चार्जेस ज़्यादा लगेंगे तो डाक टिकट भी उसके ऊपर ज़्यादा मूल्य के लगेंगे। अब जो आर्टिकल को प्रस्तुत करेगा यानी कि जो भी व्यक्ति उस आर्टिकल को प्रस्तुत करेगा उसकी उपस्थिति में उन डाक टिकटों को रद्द किया जाता है ताकि उनको दोबारा से यूज़ ना किया जा सके। उस आर्टिकल के ऊपर से अगर उनको हटाया जाए तो उनका कोई फ़ायदा ना रहे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। गैजेटेड हेड ऑफिसेज आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हुम। राजपत्रित प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में होते हैं। तो 106 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, सी आ जाएगी। ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर सुपरिटेंडेंट या जो पोस्ट मास्टर है उनको कहा जाता है। तो हेड ऑफिस जो मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ में गैजेटेड ऑफिसर्स के अंडर आते हैं, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस उन्हें कहते हैं। और फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जो है वो किसके कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के, जिसे हम क्या कहते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हु इज द हेड ऑफ द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय का प्रमुख कौन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चीफ पोस्ट मास्टर सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर होता है जिसे चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद कर लेना है।
क्लासेस ऑफ हेड ऑफिसेज यानी कि जो प्रधान कार्यालय होते हैं उनकी श्रेणियां किस तरह से होती हैं। एक आ जाएगा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, दूसरा आ जाएगा सेकंड क्लास हेड ऑफिस। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जो होते हैं आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। तो ये वरिष्ठ समयमान स्केल अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं, जिसे हम चीफ पोस्ट मास्टर कहते हैं। सेकंड क्लास हेड ऑफिस जो होते हैं वो किसके सुपरविजन और कंट्रोल में होते हैं? ग्रुप बी ऑफिसर के कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं, और ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं। हर एक लाइन जो पढ़ाई जाती है इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से याद रख लेना। जो ग्रुप बी ऑफिसर होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सीनियर सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस। इनमें से कौन सा एक प्रधान कार्यालय का प्रभारी अधिकारी नहीं है? तो आप इसमें देख सकते हैं आंसर साथ साथ में दिए हुए हैं बुक में भी। जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक अगर लेंगे तो उसमें भी आंसर आपको इसी तरह से मिल जाएंगे, इस तरह से उनको डार्क किया होगा। तो 109 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? डी आ जाएगी। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जो है हेड ऑफिस का इंचार्ज नहीं होता। पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर हो सकता है। हु इज द इंचार्ज ऑफ द हेड ऑफिस? प्रधान कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, पोस्ट मास्टर होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सुपरिटेंडेंट होता है हो सकता है उसका ऑफिस भी हेड ऑफिस में हो, और कॉमनली होता भी है, लेकिन हेड ऑफिस का जो हेड रहेगा पोस्ट मास्टर, और सुपरिटेंडेंट जो वो पूरे मंडल का हेड होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Head office is the main office of a group of post offices consisting of itself and a number of smaller offices called as sub and branch offices which have been placed under its which jurisdiction। प्रधान कार्यालय क्या होता है? डाक घरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डाक घरों का एक समूह है, उस समूह का मुख्य कार्यालय जो है वो प्रधान कार्यालय होता है, और इस समूह में छोटे डाकघर जिन्हें क्या कहा जाता है? सब पोस्ट ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, वो भी इसके अंडर आएंगे, जिन्हें इसके अकाउंट जुरिडिक्शन में रखा जाता है, लेखा क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is the lowest unit of the post offices? निम्नलिखित में से कौन डाकघर की सबसे निचली इकाई है? तो डाकघर की सबसे निचली इकाई यानी कि डाकघर की 3 श्रेणियां हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। सबसे निम्न श्रेणी के जो डाकघर होते हैं उन्हें ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ सीनियर पोस्ट मास्टर ऑफ अ फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस इज इक्वल टू होम। प्रथम श्रेणी राजपत्रित प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ डाकपाल की वित्तीय शक्तियां किसके बराबर होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, इक्वल टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, डाकघर अधीक्षक के बराबर उसकी शक्तियां होती हैं, और वो उन शक्तियों का उपयोग अपने कार्यालय के संबंध में कर सकता है। Which of the following office can transact all types of postal businesses? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। हेड ऑफिस जो है वो हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन कर सकता है। शाखा कार्यालय में सभी प्रकार के डाक व्यवसाय नहीं किए जाते, और फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस में भी नहीं किए जाते। हु इज द इंचार्ज ऑफ द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस? प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय का प्रभारी कौन होता है? तो कौन होता है? गैजेटेड ऑफिसर होता है। गैजेटेड ऑफिसर कौन है? वो चीफ पोस्ट मास्टर है, जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच काइंड ऑफ द पोस्ट ऑफिस डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया? भारत में किस प्रकार के डाकघर मौजूद नहीं हैं? तो इसमें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिसेज हैं, यानी कि आप जिसमें काम करते हैं, अगर आप बीपीएम है, एवीपीएम है, तो जिस ब्रांच में आप काम करते हैं उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, सब पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, लेकिन जनधन पोस्ट ऑफिस नहीं होते। और ये प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ऐड किया गया है, तो आपने अच्छे से ये भी करने हैं।
सो एज फार एज द पब्लिक इज कंसर्न्ड, जहाँ तक लोगों का संबंध है, देर इज नो डिफरेंस इन द करेक्टर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाई दी सब पोस्ट ऑफिसेज एंड हेड पोस्ट ऑफिसेज एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँ तक जनता का संबंध है, उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है सिवाय निम्नलिखित में से किसके। तो अगर आपने ये लाइन अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें बताया हुआ है कि जहाँ तक लोगों का संबंध है, प्रधान डाकघर और उप डाकघर के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है सिवाय कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफिस ऑफ अ सब ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा उप कार्यालय का लेखा कार्यालय होता है। तो अकाउंट ऑफिस जो सब ऑफिस का वो हेड ऑफिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हेड ऑफिस, फिर सब ऑफिस और फिर बात करें ब्रांच ऑफिस की। सब ऑफिस का अकाउंट ऑफिस केवल हेड ऑफिस होगा, लेकिन ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस भी हो सकता है और हेड ऑफिस भी हो सकता है। क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स, वर्ग ए या फिर क्लास ए डाकघर जो है वो किसको दर्शाते हैं, ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस को दर्शाते हैं। अगर आपके पास लिखा हो SO3 तो वो किसको दर्शाएगा, वो दर्शाएगा सिंगल हैंडेड सब ऑफिस को, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ एब्रीविएशंस हैं जो आपको याद करनी है। MDG मुख्य डाकघर, ठीक है। मुख्य डाकघर जो है ये एक सब ऑफिस का प्रकार होता है, हेड ऑफिस का मत कर देना, गलत हो जाएगा। EDSO एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, EDBO एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस। HSG1 HSG2 इनकी फुल फॉर्म आपने याद कर लेनी है, हायर सिलेक्शन ग्रेड होती है। LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड। SO1 अगर लिखा हुआ है उसका अर्थ हो जाएगा सिंगल हैंडेड ऑफिस और उसको फर्स्ट क्लास सब ऑफिस भी कहा जाता है। SO2 लिखा हुआ है तो उसका अर्थ हो जाएगा डबल हैंडेड ऑफिस या फिर सेकंड क्लास सब ऑफिस उसे कहा जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उप कार्यालय कहा जाएगा। SO3 लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा सिंगल हैंडेड ऑफिस, थर्ड क्लास सब ऑफिस उसे कहेंगे। अगर DELY लिखा हुआ है तो इसकी एब्रीविएशन क्या हो जाएगी, डिलीवरी ऑफिस में भी वो हेड ऑफिस या सब ऑफिस होगा। यानी कि DELY लिख दिया साथ में SO लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा डिलीवरी सब ऑफिस। ND का मतलब हो जाएगा, अगर NDSO लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा नॉन डिलीवरी सब ऑफिस। CO का मतलब कंबाइंड ऑफिस। उसके बाद अगर E लगाया हुआ है, ठीक है, अगर ESO लिखा है इस तरह से तो उसका मतलब हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस, और EDSO लिखा है तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। आगे चलते हैं, अगर आपके पास स्टार का निशान है, यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, स्टार का निशान है तो उसका मतलब हो जाएगा कैश ऑफिस। PSS के मतलब पंचायत संचार सेवा केंद्र हो जाएगा। आगे फिर से क्वेश्चंस हैं, विच क्लोज डिफाइंस द टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, कौन सा खंड डाकघरों के प्रकारों को परिभाषित करता है। इनके पोस्ट ऑफिसेज के जो प्रकार है कौन से क्लोज में दिए हुए हैं, क्लोज नंबर 2 में दिए हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन दी पिन कोड नंबर, पिन कोड में कितने अंक होते हैं, तो इसमें टोटल 6 डिजिट होते हैं, 122 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हु फिक्सेस द बिजनेस आवर्स ऑफ ब्रांच ऑफिसेज, शाखा कार्यालयों के कारोबारी घंटों को कौन तय करता है। वैसे हमने किया कि पोस्ट ऑफिसेज के जो कामकाज के घंटे हैं हेड ऑफ सर्कल निर्धारित करता है, लेकिन शाखा कार्यालयों के समय को निर्धारित करता है सब डिविजनल हेड। अब सब डिविजनल हेड इंस्पेक्टर पोस्ट भी हो सकता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट भी हो सकता है, ASP भी हो सकता है। Which facility is not provided by the branch post offices, शाखा डाकघरों द्वारा कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो सेविंग अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, डाक वस्तुओं का वितरण कर सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग नहीं की जाती है। 124 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिसेज फंक्शन फ्रॉम, रविवार और डाकघर अवकाश के दिन रात्रिकालीन डाकघर जो है कैसे काम करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स के लिए काम करते हैं, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। यानी कि इस दिन जो ये काम करेंगे रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स के लिए करेंगे।
एट नाइट पोस्ट ऑफिस द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर, रात्रिकालीन डाकघरों में पंजीकृत समाचार पत्र कैसे किए जाते हैं? तो सभी दिन इनको स्वीकार किया जाएगा, संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी स्वीकार किया जाएगा बिना किसी विलंब शुल्क के। इसके बाद आरएमएस ऑफिस और प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है, संडे वाले दिन भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी। During specified hours on Sunday and postal holidays, all RMS offices generally book registered articles on the payment of the, रविवार और डाकघर अवकाश के दिनों में निर्दिष्ट समय के दौरान सभी आरएमएस कार्यालय सामान्यतः किसके भुगतान पर पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग करते हैं? 127 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लेट फीस के भुगतान पर, विलंब शुल्क के भुगतान पर। मेल ऑफिस इज ऑथराइज्ड फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग, डाक कार्यालय जो होते हैं उन्हें किसके लिए अधिकृत किया जाता है? अब भाई पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस में भी फ़र्क होता है। पोस्ट ऑफिस में तो सभी काम किए जाते हैं, मेल ऑफिस का काम जो है अलग होता है, लेकिन इसमें पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी को बेचने का काम भी किया जाता है। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग आवर्स इन पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे इज, शनिवार को डाकघरों में बैंकिंग कार्य समय की अवधि क्या है? तो बैंकिंग का जो काम है वो 3 घंटों के लिए किया जाता है शनिवार वाले दिन। द आवर्स ऑफ बिजनेस इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के किस भाग में कार्य का समय प्रदर्शित किया जाता है? 130 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इन अ प्लेस वेयर इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल। ठीक है, तो कार्य का समय जो है वो कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। The hours during which business is transacted with the public and times at which mails are delivered and dispatched in a post office are notified in which of the following, वे घंटे जिनमें जनता के साथ व्यापार किया जाता है तथा डाक घर में डाक वितरित और प्रेषित किए जाने का समय निम्नलिखित में से किसमें अधिसूचित किया जाता है? तो किसमें बताया जाता है? नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स, कारोबारी समय की सूचना में इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि किस समय लोगों के साथ लेन देन किया जाएगा, डाक घर में डाक वितरित की जाएगी और उसको प्रेषित किया जाएगा। अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर, अन्य मेल की तुलना में अवैतनिक लेखों को प्रेषण में अधिक सुविधा या सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो अन्य अपंजीकृत मेल, अब जिस डाक के लिए पूरी तरह से डाक शुल्क का भुगतान किया है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड मेल है, उसकी बजाय मतलब कि इसको ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर भुगतान नहीं किया हुआ है उनको ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Which type of stamps are not issued by the postal department, डाक विभाग द्वारा किस प्रकार के डाक टिकट जारी नहीं किए जाते हैं? 133 की करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगी, रेवेन्यू स्टैम्प्स। रेवेन्यू स्टैम्प्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं, पोस्ट ऑफिस में केवल इनको बेचने का काम किया जाता है। What action will be taken if revenue stamps are fixed on a letter in place of postal stamps? यदि किसी पत्र पर डाक टिकट के स्थान पर राजस्व टिकट चिपकाए गए हों तो क्या किया जाएगा? उन्हें अनपेड माना जाएगा, अवैतनिक माना जाएगा, यानी कि ऐसी डाक वस्तु माना जाएगा जिसके लिए आपने किसी भी पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया हो। यूज ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स इज एन ऑफेंस अंडर, पहले से उपयोग किए गए डाक टिकट का उपयोग किसके तहत अपराध माना जाएगा? इंडियन पीनल कोड के तहत माना जाएगा। और जो ए ऑप्शन है ये कब माना जाता है अपराध? जब आप फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स को निर्माण करते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 263 ए के तहत उसे अपराध माना जाएगा। Every should be closed in such a manner that it does not give rise to sharp edges, प्रत्येक को इस प्रकार बंद किया जाना चाहिए कि उसमें तीखे किनारे ना बने। तो प्रत्येक पत्र, पैकेट और पार्सल को, यानी कि कोई भी डाक वस्तु है आपने उसको इस तरह से पैक करना है कि वो तीखे किनारों को जन्म ना दे, जिससे दूसरे किसी आर्टिकल को या पोस्टल एम्प्लॉय को नुकसान हो। Large letters which owing to their size cannot be posted in the letter boxes may be received of the post office, ऐसे बड़े पत्र जो उनके आकार के कारण लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते उनको कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है? बाई हैंड पोस्ट ऑफिस विंडो पर आप उनको दे सकते हैं पोस्टिंग के लिए।
और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच रूल गवर्निंग मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट चिपकाने का तरीका कौन से नियम या कौन से क्लोज में आता है। तो 138 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, क्लोज नंबर 23 में इसके बारे में बताया हुआ है। तो लगभग हमने 140 क्वेश्चन कर लिए क्लोज नंबर 2 से लेकर 25। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस को करने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो यहाँ से पूछा गया हो और आपको नहीं आता होगा। तो इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना है तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एमटीएस की बुक चाहिए, पीएसए की बुक चाहिए या पोस्टमैन की बुक चाहिए, तब भी आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।